वेलकम टू श्री क्लासेस। मैं मुस्कान। आज के इस लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं बार्टर एक्सचेंज। एंड ये जो बार्टर एक्सचेंज है इसको मनी ने कैसे सॉल्व किया था, ये जो प्रॉब्लम थी इसको मनी ने कैसे सॉल्व किया था। तो इस पूरे लेक्चर में हम सबसे पहले ये समझेंगे कि व्हाट इज बार्टर एक्सचेंज एंड बार्टर एक्सचेंज के लिमिटेशंस क्या थे। उसके बाद जो इसके लिमिटेशंस थे उसको हमारे जब मनी इंट्रोड्यूस हुआ था तो मनी ने उस लिमिटेशंस को कैसे खत्म किया था, उसको कैसे सॉल्व किया था। इस लेक्चर में हम प्रॉपर बार्टर एक्सचेंज एंड मनी के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बार्टर एक्सचेंज का मीनिंग आप समझो कि व्हाट इज बार्टर एक्सचेंज। बार्टर एक्सचेंज क्या होता है कि भाई आप पहले के टाइम में जब ट्रेडिंग होती थी या फिर कोई चीज आप खरीदते थे या बेचते थे तो उस टाइम मनी नहीं था, तो आप क्या करते थे, गुड्स टू गुड्स एक्सचेंज करते थे। पहले क्या करते थे लोग, गुड्स टू गुड्स एक्सचेंज करते थे और ऐसे अपनी वांट्स को पूरा करते थे। सपोज क्या होता था उस टाइम कि मान लो मेरे पास क्लोथ है एंड आपके पास वीट है और मुझे वीट की नीड है और आपको क्लोथ की नीड है, तो हम दोनों आपस में ट्रेड कर लेंगे और वो क्लोथ एंड वीट का एक्सचेंज कर लेंगे। ठीक है, ये होता है बार्टर एक्सचेंज। तो एक बार इसकी मीनिंग देख लेते हैं। Barter system is the exchange of goods and services without using money। क्या कह रहा है, बार्टर सिस्टम क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज है लेकिन उसमें मनी को हम लोग यूज नहीं करेंगे। क्या कह रहे हैं हम, मनी जो है वो एक्सक्लूड होगी, मतलब मनी यूज ही नहीं होगी। उस टाइम मनी थी ही नहीं, मनी के बारे में किसी को पता ही नहीं था कि हाँ हम इससे भी एक्सचेंज कर सकते हैं। तो गुड्स टू गुड्स एक्सचेंज होता था। तो बार्टर सिस्टम क्या है, बार्टर सिस्टम ये कहता है कि आप गुड्स टू गुड्स एक्सचेंज कर लेंगे एंड मनी यहाँ पे यूज नहीं होगी। तो एग्जाम्पल मैंने जो आपको पहले बताया कि वीट और क्लोथ से एक्सचेंज हो रहा था। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल, सपोज आपके पास शुगर है एंड मेरे पास केटल है। अब हम दोनों को ट्रेड करना है तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि मुझे क्या शुगर की नीड है या आपको केटल की नीड है। अगर हम दोनों को अपोजिट जो हमारे पास गुड्स है उनकी नीड है तो हम ट्रेड कर पाएंगे। हम क्या करेंगे, जो ए पर्सन है, जो आप हो, वो आप मुझे शुगर दे दोगे, ठीक है, और मैं आपको केटल दे दूंगी। तो ये गुड्स टू गुड्स जो एक्सचेंज हुआ है दैट इज बार्टर सिस्टम। ठीक है, अब बार्टर एक्सचेंज जो सिस्टम था इसके कुछ लिमिटेशंस थे। लिमिटेशंस क्या होते हैं कि भाई आप गुड्स टू गुड्स एक्सचेंज कर रहे हो तो वहां कुछ प्रॉब्लम अकर हो जाती थी। मान लो अगर आपको शुगर चाहिए, ठीक है, और मेरे पास शुगर नहीं है, मेरे पास कोई और गुड है, तो क्या आप मुझसे एक्सचेंज करोगे कोई भी अपना गुड? नहीं करोगे। तो समथिंग ऐसी कुछ सिचुएशन आ जाती थी, कुछ लिमिटेशंस आ जाती थी जिससे डील करना मुश्किल होता था और ट्रेड वहां पे हो नहीं पाता था बार्टर सिस्टम में। तो वो कुछ लिमिटेशंस है, उसको वन बाय वन हम लोग पढ़ेंगे कि वो लिमिटेशंस क्या थी। सबसे पहला, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंट ऑफ बॉन्ड्स। इनको हम डिटेल में एक एक करके पढ़ेंगे। आप अभी देख लो कि ये 5 लिमिटेशंस थी जो हमारी आती थी बार्टर एक्सचेंज में, प्रॉब्लम क्रिएट करती थी। ठीक है, नेक्स्ट है लैक ऑफ कॉमन मेजर्स ऑफ वैल्यू। उसके बाद है लैक ऑफ स्टोर वैल्यू। नेक्स्ट है लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। उसके बाद लास्ट है डिफिकल्टी इन ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। अब इसको हम वन बाय वन एक्सप्लेन करते हैं, पढ़ते हैं कि ये सिचुएशन थी क्या और इनसे क्या प्रॉब्लम आ जाती थी जो हमारा जो ट्रेड है वो रुक जाता था और एक्सचेंज नहीं हो पाता था। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट की। अब सिंपली डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट, वही वाला एग्जांपल, मान लो आपको शुगर की नीड है और मेरे पास वीट है। क्या कह रही हूं मैं, आपको शुगर की नीड है और मेरे पास वीट है और मुझे केटल की जरूरत है और आपके पास केटल है, लेकिन आपको मेरे पास से वीट मिलेगा लेकिन आपको चाहिए शुगर। ठीक है, मैं आपको क्या दे सकती हूँ, वीट दे सकती हूँ, लेकिन आपको नीड है शुगर की। तो क्या आप मेरे से एक्सचेंज करोगे अपने केटल को? नहीं कर पाओगे। वहां पे क्या होगा, दिक्कत आ जाएगी कि भाई सिर्फ मेरी वांट पूरी हो रही है और आपकी रह जा रही है। तो ये था डबल को इंसिडेंट ऑफ वांट कि भाई जो मेरे को चाहिए, जो भी गुड्स मुझे चाहिए वो आपके पास होना चाहिए और जो गुड्स आपको चाहिए वो मेरे पास होना चाहिए, तभी ट्रेड पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं है। इन बार्टर सिस्टम exchange take place only when both parties
want each other goods at सेम टाइम। क्या कह रहे हैं कि सेम टाइम जब आपको गुड्स एक्सचेंज करना है उसी टाइम पीरियड में वो गुड अवेलेबल होना चाहिए सामने वाले बंदे पे जो आपको चाहिए, तभी ये हो पाएगा आपका जो ट्रेड है, अदरवाइज वो ट्रेड नहीं हो पाएगा। सपोज ए के पास जो गुड है, ठीक है, ए के पास जो गुड है वो बी की वांट होनी चाहिए। ठीक है, हम क्या बोल रहे हैं, जो ए के पास गुड है वो बी की वांट होनी चाहिए। मींस गुड्स ऑफ ए इक्वल टू वांट्स ऑफ बी। अगर ये होगा तभी ट्रेड हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। सिमिलरली अगर हम देखें तो जो बी के पास गुड्स है, ठीक है, जो बी के पास गुड्स है वो ए के वांट से मैच होने चाहिए। ए की जो वांट है उसके हिसाब से वो गुड्स होने चाहिए, तभी ट्रेड हो पाएगा। अगर ये दो सिचुएशन, आपकी कोई भी एक सिचुएशन जो है, कंडीशन जो है वो फुलफिल नहीं होती है या सेटिस्फाई नहीं होती है तो एक्सचेंज नहीं हो पाएगा। जो भी आपका एक्सचेंज है, ट्रेड है, वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लैक ऑफ कॉमन मेजर्स ऑफ वैल्यू। ठीक है, लैक ऑफ कॉमन मेजर्स ऑफ वैल्यू, ये क्या कह रहा है, एक हमारे पास ना कोई स्टैंडर्ड यूनिट नहीं था, कोई एक स्टैंडर्ड ऐसा कुछ अमाउंट या कुछ भी, कोई गुड्स ही मान लो, कोई गुड्स ही ले लो, कोई स्टैंडर्ड यूनिट नहीं थी भाई, कि भाई सपोज मेरे पास जो वीट है वो 10 kg है, ठीक है, एंड जो शुगर है वो 5 kg है किसी पर्सन के पास। अब हम दोनों ट्रेड कर रहे हैं बार्टर एक्सचेंज सिस्टम को ध्यान में रखते हुए। अब क्या हो रहा है, वीट से शुगर एक्सचेंज हो रहा है। अब 10 kg वीट है, शुगर 5 kg है, तो यहाँ पे क्या कोई यूनिट सेट हुई है कि भाई हमने एक सिमिलर क्वांटिटी में या सिमिलर पैसे में, जो आप मनी से वो करते हो, मेजर करते हो, क्या सिमिलर उसमें हमने एक्सचेंज किया है? नहीं भाई, उस बंदे को क्या वीट जो है वो ज्यादा मिल गया और आपको शुगर जो है वो कमी मिली है, तो एक्सचेंज जो है उसका एक यूनिट वैल्यू सेट नहीं है। ठीक है, तो लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू क्या कहता है कि यहाँ पे कोई एक स्टैंडर्ड यूनिट नहीं होता गुड्स को मेजर करने के लिए। और ना ही आपको एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि ये वीट 10 kg और शुगर जो है 5 kg, इनका क्या प्राइस अगर देखें हम तो क्या ये इक्वल होगा? ऑब्वियसली नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं यूनिट्स जो है वो क्या हो रही हैं, अलग अलग गई हैं पर्सन टू पर्सन। अब इसमें हम एक्सचेंज करेंगे तो किसी एक पर्सन को जो है वो लॉस हो रहा होगा, इसीलिए यहाँ पे कॉमन मेजर नहीं है, जिसकी वजह से ट्रेड जो है वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। जब बार्टर सिस्टम चलता था तब हमारे पास स्टोरेज की फैसिलिटी नहीं थी प्रॉपर, हम कुछ स्टोर करके नहीं रख सकते थे। अब उसी टाइम अगर वो हमने खा पी के खत्म कर दिया तो ठीक है, या फिर एक्सचेंज कर दिया या किसी और ने यूज कर लिया वो गुड तो ठीक है, नहीं तो वो क्या होता था, वो खराब हो जाता था और कुछ टाइम बाद वो किसी के काम लायक नहीं बचता था, कोई यूज नहीं कर सकता था। क्योंकि उस टाइम हम लोग ज्यादा से ज्यादा क्या एक्सचेंज करते थे, मिल्क, वेजिटेबल, फ्रूट्स, और ये क्या होते हैं, जल्दी से ही खराब हो जाते हैं। और ये जो लैक ऑफ स्टोरेज था उसकी वजह से भी जो था वो ट्रेड हमारा पॉसिबल नहीं हो पाता था कभी कभी, या फिर जो ट्रेड है वो अलग स्टैंडर्ड यूनिट में हो जाता था, मतलब ज्यादा सामान हम लोग किसी को दे देते थे और बदले में कम सामान ले लेते थे, तो एक पर्सन का किसी का लॉस हो जाता था, तो ये वाली प्रॉब्लम भी अकर होती थी उस टाइम। हम लोग बात कर रहे हैं लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट की। इसका मतलब क्या होता है कि हम अपनी जो भी वांट है उसको अभी फुलफिल कर ले और उसके बदले में जो मुझे गुड्स देना है या फिर जो पे करना है उसके बदले में वो मैं फ्यूचर में दूं, तो मैं फ्यूचर पे शिफ्ट नहीं कर पाती थी। ठीक है, उस टाइम हम फ्यूचर के लिए कुछ भी नहीं रख पाते थे कि मैं आपको कल पे कर दूंगा या कल मैं आपको ये गुड्स ला के दे दूंगा, ऐसा कुछ नहीं हो पाता था, क्योंकि भाई गुड्स जो थे वहां पे खराब हो सकते थे, क्या पता कल कल का अगर मैं प्रॉमिस कर रही हूँ और उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरे पास वो गुड अवेलेबल ना हो तो फिर सामने वाले बंदे का लॉस हो जाएगा। तो वो क्या करते थे, डर के मारे इस फ्यूचर शिफ्टिंग को, फ्यूचर में जो शिफ्ट होता था ट्रेड, उससे अवॉइड करते थे, उसको अवॉइड करते थे और उस टाइम ट्रेड को रोक देते थे कि भाई नहीं, फ्यूचर में अगर तू ऐसा
प्रॉमिस कर रहा है कि फ्यूचर में दे देगा, तो मैं तुझसे ट्रेड नहीं करूंगा। मुझे करंट पीरियड में जो मेरे को गुड्स दे रहा है मैं जाके उसी के साथ अपना ट्रेड करूंगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो एक ये प्रॉब्लम थी। नेक्स्ट आपकी जो थी वो थी डिफिकल्टी इन ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। उस टाइम जब ये बार्टर सिस्टम चलता था पुराने टाइम में, तो वहां पे हमारे पास इतनी फैसिलिटीज नहीं थी कि हम गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह इजीली पहुंचा दे। ठीक है, या फिर गुड्स को यहाँ से किसी दूसरे गांव में ले जाके बेच दे या वहां जाके ट्रेड कर ले। तो ये वाली फैसिलिटीज वगैरह जो थी वो हमारे पास नहीं थी। हमारे लैक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन था, हमारे रोड उतने सही नहीं थे कि हम वहाँ मतलब एक गांव से दूसरे गांव जा सके या फिर एक शहर से दूसरे शहर जाके हम एक्सचेंज कर सके। तो ये सारी चीजें हमारे पास उस टाइम फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी। तो यहाँ पे भी एक डिफिकल्टी आ जाती थी जिसकी वजह से ट्रेड क्या हो जाता था, हमारा कैंसिल हो जाता था। ठीक है, अब ये सारी प्रॉब्लम थी जो बार्टर एक्सचेंज से आई थी। लेकिन ये जितनी भी प्रॉब्लम आ रही थी, तो जब मनी इंट्रोड्यूस हुआ था हमारी इकोनॉमी में, तो ये जितनी भी प्रॉब्लम थी इसको मनी ने रिजॉल्व कर दिया था। ठीक है, नाउ व्हाट इज मनी? मनी इज एनीथिंग विच इज accepted as medium of exchange and used to make payment for goods and services। हम लोग जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम करेंगे या फिर किसी से खरीदेंगे या कुछ भी करेंगे तो उसकी पेमेंट के लिए यूज होगा। और कोई भी चीज हम एक दूसरे से एक्सचेंज कर रहे हैं तो उस एक्सचेंज का मोड जो होगा वो मनी होगा, मनी के थ्रू हम एक्सचेंज करेंगे। ठीक है, तो मनी क्या है? एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। ठीक है, हमारी पेमेंट का मेथड है कि पे हम मनी के थ्रू कर सकते हैं। और गवर्नमेंट ने इसको लीगली अथोराइज कर दिया है कि भाई ये लीगल टेंडर मनी है हमारा। क्या है ये? लीगल टेंडर मनी है जो इकोनॉमी में हमारी एक्सचेंजेस को क्या करता है? पॉसिबल कराता है। ठीक है, अब कुछ फंक्शंस हैं मनी के। सबसे पहले देख लो फंक्शंस जो है, यही आप पढ़ोगे और आपको समझ आ जाएगा कि इसने बार्टर एक्सचेंज को कैसे रिजॉल्व किया था। तो सबसे पहले लाइट वेट है, इधर से उधर ट्रांसपोर्टेशन करने में मनी को कुछ दिक्कत नहीं आती। क्या है? लाइट वेट है, कहीं से भी कहीं आपको पहुंचा सकते हो आराम से मनी को। नेक्स्ट है ड्यूरेबल है, जल्दी से खराब नहीं होता, कितने भी दिन तक आप उसको स्टोर करके रख सकते हो। क्या? मनी को कितने भी दिन तक आप स्टोर करके रख सकते हो। नेक्स्ट स्मॉल साइज है, जो हमारा जो स्पेस है वो कम ऑक्यूपाइड करता है मनी एज कंपेयर गुड्स। जो पहले गुड्स टू गुड्स एक्सचेंज होते थे तो गुड्स को स्टोर करने के लिए ज्यादा जगह चाहिए थी, मनी को स्टोर करने के लिए कम जगह चाहिए। तो स्मॉल जो स्पेस है वो ऑक्यूपाइड करता है। नेक्स्ट ये बात कर रहा है कि ये लीगल टेंडर मनी है और लीगली हमारी इकोनॉमी में सर्कुलेट हो रहा है। ठीक है, क्या है? लीगल टेंडर मनी है और लीगली हमारी इकोनॉमी में सर्कुलेट हो रहा है। नेक्स्ट क्या है? ये डिविजिबल है, क्या हम इसको स्मॉलर स्मॉलर पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं एंड फिर यूज कर सकते हैं, जैसे 10 रुपए, 5 रुपए, 1 रुपए, और भी जो है स्मॉलर पार्ट जितने की आपकी नीड हो उसमें डिवाइड करो और देन यूज करो। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि इसके फंक्शंस क्या है और इसने बार्टर एक्सचेंज को कैसे रिजॉल्व किया। सबसे पहले मीडियम ऑफ एक्सचेंज। भाई इसने क्या किया? गुड्स टू गुड्स एक्सचेंज होता था उस टाइम, है ना? गुड्स टू गुड्स एक्सचेंज होता था। अब क्या करोगे? गुड्स टू गुड्स एक्सचेंज नहीं होगा, आपको जो भी गुड्स चाहिए उसके लिए आप पे करो मनी के थ्रू और वो गुड लो एंड एंजॉय करो, कंज्यूम करो, खेलो कूदो, मजे करो। नेक्स्ट आपका मेजर ऑफ यूनिट वैल्यू। एक यूनिट वैल्यू, एक स्टैंडर्ड वैल्यू है इसकी कि भाई 10 रुपए में मुझे इतना आटा मिलेगा, 20 रुपए में इतना शुगर मिलेगा। एक यूनिट इसने फिक्स कर दिया है कि भाई इस जो आपका 10 रुपीज है उसकी ये वैल्यू है, 20 रुपीज है उसकी ये वैल्यू है, जिसकी वजह से ना किसी का लॉस हो और ना ही कोई लॉस बियर करे और किसी के ट्रेड में कोई डिफिकल्टी आए। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट स्टोर ऑफ वैल्यू। हम मनी को कितने भी टाइम तक स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है लास्ट स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। इसका मतलब कि मैं फ्यूचर पेमेंट आराम से मनी के थ्रू कर सकती हूँ। क्या? आराम से मनी के थ्रू मैं फ्यूचर पेमेंट को कर सकती हूँ। मैंने ये क्या क्रेडिट पे आप लोग सामान लेते हो तो वो क्या होता है? क्रेडिट पे लिया है आपने कोई चीज तो फ्यूचर पेमेंट के लिए ही तो है कि भाई मैं आज सामान ले रही हूँ, आज मैंने गुड्स जो खरीदे उसको यूज किया और इसकी पेमेंट मैं कल करूंगी। ठीक है, आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ आया हो।
आज हम लोगों ने इस वीडियो में सबसे पहले बार्टर एक्सचेंज पढ़ा, फिर उसकी लिमिटेशंस को पढ़ा और उसकी लिमिटेशंस को मनी ने कैसे रिजॉल्व किया उसके बारे में पढ़ा, एंड मनी के क्या फीचर्स है एंड क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको स्टडी किया था। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक को आगे लेके चलेंगे कि आरबीआई और कमर्शियल बैंक, ये सारे जो बैंक्स है ये कैसे हमारी इकोनॉमी में वर्क करते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।